Hello, students. Let's continue our history lecture series. We are on page number 70. सेवेंथ 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा था एंड हमें हर प्लान में किस चीज़ को प्रेफरेंस दिया गया है, किस चीज़ पर स्ट्रेस दिया गया है, ये देखना है. ओके, सो इन दिस प्लान क्या दिया है ये सेवेंथ 5 ईयर प्लान में. दिस प्लान लेट्स stress on the food, employment, productivity. The objectives of the plan included. अब ये ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इसमें स्ट्रेस किस पर दिया है, फूड और एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी पर दिया है. ओके, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस, इम्प्रूविंग द टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन to achieve an yearly increase in national income of 5% and increase food grain production. Okay, so हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है कि इस प्लान में किस पर स्ट्रेस किया गया है, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी. मीन्स फूड प्रोडक्शन भी है, एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्टिविटी मीन्स इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रीज में जो कुछ भी चीज़ें बनती है, दैट इज ऑल्सो. ओके, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लान. तो सबसे पहले क्या था, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री. कंट्री का डेवलपमेंट ऑब्वियसली, मॉडर्नाइजेशन मीन्स आधुनिकीकरण करना, सेल्फ रिलायंस स्वयंभू बनना, डिपेंडेंसी कम करना, सोशल जस्टिस प्रोडक्शन के नए टेक्निक्स लाना, नेशनल इनकम को 5% से 5% बढ़ाना. ये एक टारगेट था हमारा. टारगेट होता है ना कि आज इतना कंप्लीट करना है, इतना पढ़ना है, हर एक जगह पर टारगेट होता है. सो 5% से बढ़ाना था नेशनल इनकम को उस वक्त. एंड सेवेंथ 5 ईयर प्लान ब्रिंग्स सम प्रोग्राम ऑल्सो. अब ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स अभी बताए गए हैं उनको कंप्लीट करने के लिए, उनको फुलफिल करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई गई, कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए. ओके, सो फर्स्ट वन इज जवाहर रोजगार योजना. जवाहर रोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना. एक्चुअली वहाँ पर इंदिरा चाहिए था, इंदिरा आवास योजना उस वक्त वो योजना बनाई गई थी. सो जवाहर रोजगार योजना. अब यहाँ पर ध्यान में रखना है, हर एक जितने भी प्रोग्राम्स है 5 ईयर्स जो 5 प्लान्स के हैं, 5th अलग अलग हर एक वहाँ पर प्रोग्राम होंगे. तो ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम्स को किस तरह, उनके नामों से हमें समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, तो रोजगार मीन्स एम्प्लॉयमेंट. तो ये किस लिए होगी, ऑब्वियसली फॉर इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट. ओके, इंदिरा आवास योजना, आवास मीन्स घर. ओके, सो गरीब लोगों को घर देने के लिए ये प्रोग्राम बनाया गया था, ये योजना बनाई गई थी. थर्ड वन इज स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स. 10 लाख कुएँ खोदने की स्कीम थी ये, बिकॉज एट दैट टाइम बहुत ज़्यादा पानी का प्रॉब्लम था, वाटर को लेकर, तो वो सॉल्व हो जाना चाहिए था. इसके लिए वजह से सेवेंथ प्लान प्रूव टू इम्पॉर्टेंट फॉर्म द पॉइंट ऑफ व्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए ये जो सेवेंथ प्लान था बहुत अच्छा साबित हुआ. देन द 8th 5 ईयर प्लान. दिस प्लान गेव अ लॉट ऑफ स्कोप टू द प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज़्यादा यहाँ पर स्कोप मिला था. एंड द प्लान हैड द फॉलोइंग फीचर्स. इस प्लान में फीचर्स कौन से थे. सो टू मेंटेन द रेट ऑफ ग्रोथ इन अ नेशनल इनकम एट 6.5%. अब देखो सेवेंथ में कितना था, 5% उनको बढ़ाना था. अब यहाँ पर कितना और बढ़ाना है, 6.5%. सेकेंड वन इज़ टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कम करना. इसके लिए फैमिली प्लानिंग का जो प्रोग्राम चलाया गया था उस वक्त, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट फॉलो करती थी और सभी को हर देश में उसको स्प्रेड किया गया. देन टू रिमूव इलिटरेसी बाय एक्सपेंशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देकर लोगों को अवेयर करके इलिटरेसी कम करने की कोशिश की गई. ठीक है, एंड और इस सारे चीज़ों के लिए कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए गए. एंड प्रोग्राम इज प्रधानमंत्री रोजगार योजना. ऑब्वियसली रोजगार आ गया तो ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए है प्रधानमंत्री की तरफ से. देन महिला समृद्धि योजना, महिलाओं के समृद्धि के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये योजना बनाई गई थी. राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहाय्य योजना.
नेशनल लेवल पर ये योजना बनाई गई थी, जो कि इकोनॉमिकली हेल्प करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। देन स्कीम मिड डे मील स्कीम अभी आज भी चल रहा है। जैसे दोपहर में गवर्नमेंट स्कूल में देखो आप, दोपहर का खाना मिलता है, खिचड़ी खिचड़ी ये सब सबको जो मिलता है, दैट इज़ मिड डे मील स्कीम का ही वो एक पार्ट है। देन इंदिरा महिला स्कीम, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। देन गंगा कल्याण स्कीम, गंगा रिवर जो है वो बहुत ज़्यादा हिंदू और कई सारे मतलब पवित्र नदी मानी जाती थी, तो बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं, कई सारे फेस्टिवल्स वहाँ पर होते हैं, तो बहुत ख़राब हो गई और इसीलिए उनको उसको क्लीन करना, क्लीनलीनेस के लिए गंगा कल्याण स्कीम ये भी फॉलो की गई थी। ओके, and the private sector during this 8th plan, the importance of private sector grew। अब इस वक्त 8th प्लान के जो भी 5 years थे उसमें प्राइवेट सेक्टर का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। दिस प्लान इज रिफ्लेक्शन ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड द फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्टेड इन 1991। फ्री मार्केट पॉलिसी अडॉप्ट हो गई थी उस वक्त और प्राइवेटाइजेशन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। देन द 9th 5-year प्लान जो कि 1997 to 2002। दिस प्लान फोकस्ड ऑन द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान वेयर टू इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, create healthy competition in the infrastructure sector, grew a new direction to industrial policy for ensuring foreign investment। ओके, सो ये प्लान में उन्होंने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पर ज़्यादा फोकस किया। सो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्लान इज इकोनॉमिकल ग्रोथ, देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ को बढ़ाना था। देन क्रिएट हेल्दी कंपटीशन इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स रेलवे लाइन बिछाना है, डैम्स बनाना है, इस पर बहुत सा खर्चा किया गया उस वक्त। ये कॉम्पिटिटिवली बनाई जा रही थी, काफ़ी जगहों पर बनाए जा रहे थे, इसका डेवलपमेंट किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि 1997 में जितने लंबे रास्ते बने, जितना डेवलपमेंट हुआ, उतने पिछले 50 सालों तक भी नहीं बनाए गए थे। ओके, देन फॉरेन इन्वेस्टर्स को हमारी इंडस्ट्रीज़ की तरफ अट्रैक्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा उनका इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ाना। ओके, देन द स्कीम्स वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस प्लान। बहुत सारी स्कीम्स उस वक्त जो भी बनाई गई थी वो थी स्वर्ण जयंती स्वर्ण जयंती शहरी योजना, रोजगार योजना, शहरों के विकासों के लिए, सिटीज़ के विकासों के लिए ये स्वर्ण जयंती रोजगार योजना बनाई गई थी। देन भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी, भाग्यश्री चाइल्ड ये बेटियों के डेवलपमेंट के लिए, और बेटियों उस वक्त ऐसा प्रॉब्लम था कि बेटियां नहीं होनी चाहिए और बेटा ही होना चाहिए, और ऐसे ये सारी चीज़ें थी। तो भाग्यश्री चाइल्ड वेलफेयर पॉलिसी उस वक्त बनाई गई थी। देन राज्य राजेश्वरी महिला कल्याण योजना, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ऑब्वियसली। देन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, गाँव में स्वयं रोजगार खुद को, हर एक को, जैसे जिनके पास में लैंड्स नहीं है, ये ऐसे लोगों के लिए योजना बनाई गई थी। देन जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, गाँव के विकासों के लिए ये योजना बनाई गई थी। अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय मतलब बहुत जो गरीब से गरीब लोग थे जिनके एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था, उनके खाने के लिए, जैसे एकदम कम पैसों में वो खाना मिलता था, जैसे 5 रुपीज़ एंड ऑल। अभी भी तमिलनाडु में या फिर साउथ इंडिया में देखोगे तो अम्मा कैंटीन मिलती है, जिसमें बहुत कम पैसों में पेट भर के खाना मिलता है। दिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़कों के विकासों के लिए ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना डेवलप की गई थी। सो यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होगी कि स्वर्ण जयंती मतलब इस वक्त 50 ईयर्स पूरे हो चुके थे इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने, फ्रीडम मिलने के बाद वाला, ये 50 साल हो गए थे, गोल्डन जुबली हो गई थी, इसीलिए स्वर्ण जयंती इस प्रोग्राम्स को नाम दिए गए। ठीक है, देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज
nationalization of banks. During this tenure of Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru and Lal Bahadur Shastri, banking was monopoly of the private sector. उस वक्त क्या था कि जिस प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने, उनके वक्त तक कि जो बैंक्स थी वो कैसे थी, उस पर मोनोपोली थी, उस पर वर्चस्व था किसका, प्राइवेट सेक्टर्स का, इंडस्ट्रीज का. ओके, दिस बैंक रिप्रेजेंटेड डिफरेंट इंडस्ट्रियल ग्रुप्स and the directors of these banks were working towards the developing industrial sector and increasing its profit. अब ये जो बैंक्स थी, ये सारी बैंकों को ऑब्वियसली ये इंडस्ट्रियल सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये रिप्रेजेंट कर रही है तो इनको जो सोशल लोग थे, सोसाइटी में जो लोग थे, उनका प्रॉफिट या फिर उनका फ़ायदा ये कोई भी मायने नहीं रखता था. इंडस्ट्री को फ़ायदा होना चाहिए था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होना ज़रूरी था, इस पर इनका फोकस बहुत ज़्यादा था. इंडस्ट्री को या फिर उस कंपनी को प्रॉफिट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इन पर इसका फोकस था. ओके, सो ये सब कुछ रुकवाने के लिए, सब कुछ स्टॉप करने के लिए द गवर्नमेंट नेशनलाइज द इम्पीरियल बैंक. तो गवर्नमेंट ने ये सब कुछ रोकने के लिए, सारी की सारी जो बैंक्स थी वो कि कोई भी बैंक गवर्नमेंट की नहीं थी, वो सारी प्राइवेट थी. तो ये सब कुछ रोकने के लिए 1955 में गवर्नमेंट ने इम्पीरियल नाम की जो एक बैंक थी, उस बैंक का नेशनलाइजेशन किया. ओके, और ये फिर बैंक किस में कन्वर्ट हो गई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. और इसी बैंक ने कई सारी ब्रांचेस पूरी कंट्री में अलग अलग जगहों पर ब्रांचेस ओपन किए, और बहुत छोटे समय में, बहुत थोड़े समय में इन्होंने बहुत डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी. देन द बैकग्राउंड ऑफ द नेशनलाइजेशन. India had adopted a mixed economy after independence. Nationalization of banks was essential to cover the deficits if they occurred while implementing different schemes. Also, the profit of these banks would come into the government treasury. अब ये नेशनलाइजेशन क्यों किया गया है, तो नेशनलाइजेशन इसीलिए कि हमें सभी को पता है, एज वी ऑल नो, इंडिया हैड एडोप्टेड अ मिक्स इकोनॉमी आफ्टर इंडिपेंडेंस. सो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स वाज इसेंशियल फॉर द वेलफेयर ऑफ द कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटिंग डिफरेंट स्कीम्स. नेशनल इन डेवलपमेंट भी होना चाहिए था, और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत सारी स्कीम्स ऑब्वियसली अप्लाई तो कर रही थी, लेकिन फिर भी उसको सपोर्ट करने के लिए ये बैंक्स का नेशनलाइजेशन करना ज़रूरी था. सो उस सारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सेम टाइम प्रॉफिट जो होता था, प्रॉफिट के लिए भी नेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी था. And if the bank become nationalized, the profit of the bank would come into the government's treasury, right? गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाएगा ना जो भी प्रॉफिट होगा. अदरवाइज जो भी प्रॉफिट होता बैंक्स का, वो कहाँ जाता, इंडस्ट्रीज़ को या फिर कंपनी को, या फिर जो जिस प्राइवेट कंपनी के या फिर इंडस्ट्रियल सेगमेंट का वो पार्ट था उसे. ओके, अगेन सेम टाइम डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड फार्मास्यूटिकल मीन्स दवाई बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करना ज़रूरी था. इसी वक्त लाल बहादुर शास्त्री जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन मीन्स हरित क्रांति अपनाई. कमर्शियल बैंक्स को भी गवर्नमेंट अपने अंडर कंट्रोल रखना चाहिए, ऐसी डिमांड हुई. फिर जो कभी उस वक्त कमर्शियल जो कांग्रेस पार्टी थी, सोशलिस्ट आइडियाज़ को जो फॉलो कर रही थी, उन्होंने भी डिमांड रखी कि बाकी जो कमर्शियल बैंक्स है उसको भी नेशनलाइज किया जाए, और ये डिमांड धीरे धीरे फुलफिल की गई. देन द 20 point program. The Prime Minister Indira Gandhi announced the 20 point program on the 1st July 1975. 1975 में ये जो 20 पॉइंट जो प्रोग्राम बनाया गया था, ये कब, जब इंटरनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई, उस वक्त जो 1975 में कर दी गई, उस वक्त 20 पॉइंट्स प्रोग्राम उन्होंने बनाया था. तो उसमें से फर्स्ट जो है प्रोविजंस कुछ बनाए गए थे, तो कुछ थोड़ा सा हमें दिया गया है उसका.
सबसे फर्स्ट इज लैंड सेलिंग फॉर सिटीज एंड एग्रीकल्चरल लैंड, इक्वल डिवीजन ऑफ वेल्थ, मिनिमम वेजेस ऑफ वर्कर्स, इंक्रीज इन द वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स। शहरों के लिए एग्रीकल्चर के लिए जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए था, देश की संपत्ति में भी सभी को समानता मिलना ज़रूरी था, एंड वर्कर्स की भी पर्टिकुलर सैलरी उस वक्त की गई, एंड वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स भी उस वक्त बनाई गई थी। ये सारे इंक्रीजमेंट ये सारा डेवलपमेंट के लिए ही किया गया था ये 20 पॉइंट प्रोग्राम। सेकेंड वन इज़ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द इंडस्ट्री, नेशनल ट्रेनिंग स्कीम, फ्रीइंग बॉन्डेड लेबर। इंडिया के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में और इंडस्ट्री के डेवलपमेंट में भी वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ाना ज़रूरी था। जैसे मोदी सरकार ने अभी किया है कौशल्य विकास योजना। तो ये कौशल्य विकास योजना किसके लिए कि जो भी हम लोग है ना पर्टिकुलर ट्रेनिंग लेते हैं कुछ चीज़ों का, कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो वैसे ही कोई अगर कौशल्य है वो सीखना, उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता था। ये ट्रेनिंग में उनका पार्टिसिपेशन, जो वर्कर्स है उनका पार्टिसिपेशन डेवलप करना और उसका शुरू करना, एंड बॉन्डेड लेबर्स को कम करना। बॉन्डेड लेबर्स मीन्स पहले खानदानी लेबर्स थे, है ना, उन्हें कोई पेमेंट वेमेंट नहीं मिलता था, बस रहने खाने के लिए जगह मिल जाती थी, रहना हो जाता था, उनका खाना भी मिल जाता था उन्हें, बस वो एक पर्टिकुलर खानदान के लिए। या फिर कुछ ऐसे भी लोग थे कि अगर जैसे बाय बर्थ उनका काम चलता था, जैसे अगर पॉटर्स हैं, है ना, तो पॉटर्स के घर पे अगर बच्चा हुआ है तो वो पॉटर ही करेगा, वो दूसरा काम कुछ नहीं कर सकता। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी सोसाइटी में नहीं थी, तो इसके लिए ये बॉन्डेड जो वर्कर्स थे उनको कम करना ज़रूरी